Tax planning and management. In this video, we will study Introduction to Income Tax. इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इनकम टैक्स। जैसा कि हमें पता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अपडेशन हुआ 2025 में और ये इफेक्टिव हुआ फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आफ्टर अपडेशन वो लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। उससे पहले के जितने भी हमारा कैलकुलेशंस होगा इनकम टैक्स को निकालने के लिए या इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो होंगे इनकम टैक्स एक्ट एज पर 1961, यानी कि पुराने वाले एक्ट के थ्रू। अपडेटेड का जो इफेक्टिव ईयर है वो है 2006 फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 ऑनवर्ड्स ये अपडेटेड इनकम टैक्स एक्ट इफेक्टिव होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। व्हाट इज इनकम टैक्स? तो टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट होता है ऑन द टैक्सेबल इनकम, यानी कि हर इनकम पर टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता, सिर्फ और सिर्फ लगता है किस पे, जो भी टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है। तो ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है अभी हम समझते हैं इसमें। सो इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेबल इनकम पे ऑफ एलिजिबल पर्सन्स एंड एंटिटीज। तो यहाँ पर हम दो टर्म देख रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है वो अभी हम जानेंगे, और एलिजिबल पर्सन्स या एंटिटीज कौन होते हैं जिनके इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं। सो कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होती है। तो पहला, सैलरी के थ्रू इनकम जनरेट होती है। अब सैलरी कहाँ से मिलती है? सैलरी हमें एम्प्लॉयमेंट से मिलती है, यानी कि हम जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहां से हमें मंथली सैलरी मिलती है, और हमें उस सैलरी या फिर वहां से जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहां से हमें जो भी इनकम मिलती है एज अ सैलरी, वो इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, कैसे लगता है दिस वी विल डिस्कस अभी आगे। अभी कहाँ कहाँ से हमें इनकम मिल रही है हम पहले ये देख लेते हैं। सैलरी के बाद हमारा दूसरा सोर्सेज ऑफ इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस बिजनेस में हमारे पास आता है प्रॉफिट, यानी कि हम जो व्यापार कर रहे हैं उससे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। या यहाँ पर देखिए स्लैश करके प्रोफेशन भी लिखा हुआ है। प्रोफेशन का मतलब है कि कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, तो वो उसका प्रोफेशन हुआ। उस प्रोफेशन को दे करके सर्विस वो इनकम जनरेट कर रहा है ना। वो भी एक तरीके का व्यापार हो गया, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं और आपको मिल रहा है उसके बदले में पैसा, तो वो उसका प्रॉफिट हो गया। उसने कितना पैसा कमाया, उसने कितना प्रॉफिट है। तो सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम हो गया बिजनेस या फिर प्रोफेशन। उसके बाद थर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम। यानी कि रेंटल इनकम कब मिलता है? रेंट कब मिलता है? जब आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते हो, है ना। कोई हाउस है, आपने उसको किराए पे दे दिया, या कोई भी स्टैब्लिशमेंट है जो आप जिसके ओनर हैं और आपने उसको मंथली रेंट पे दे दिया, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, व्हाटएवर, जो भी जिससे भी आपको इनकम मिल रहा है एज अ रेंट, दैट इज ए रेंटल इनकम। उसके बाद फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेन्स। आपने अपने किसी एसेट को बेच दिया, आपने फ्लैट को बेच दिया, अपने लैंड को बेच दिया, या आपके पास हैवी एसेट्स है, कोई मशीनरी है, या ऐसे ही कुछ जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको आपने सेल कर दिया, उनसे जो पैसा मिला, उनसे जो आपको गेन मिला उनको सेल करने से, दैट इज गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, दैट इज कैपिटल गेन्स। तो ये चार सोर्सेज ऑफ इनकम है जहां से आपको पैसा आ रहा है। अब इसके अलावा और किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा है, दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर सोर्सेस।
यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन 4 सोर्सेस के अलावा अगर कोई भी पैसा आपके पास आ रहा है तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इन कैटेगरीज में नहीं फॉल होगा वो फॉल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं टैक्स। सो इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस हम देखेंगे किसी भी व्यक्ति की या जितने भी ये सोर्सेस हैं उन सब से जो भी इनकम आ रही है पहले हम उनको चेक करेंगे कि सैलरी से उसकी कोई इनकम आ रही है या वो उसका कोई बिजनेस भी है उससे भी इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसने कोई घर या कोई एस्टेब्लिशमेंट्स किराए पे दे रखा है उससे इनकम आ रही है, कोई कोई सामान तो उसने नहीं बेचा जिससे उसको कुछ फायदा हुआ हो, कैपिटल गेन हुआ हो, उससे तो कोई इनकम नहीं आ रही है, या फिर इनके अलावा किसी और सोर्सेस से तो इनकम नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें पहले देखते हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज हो सकता है सैलरी से आ रही हो, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही हो, उसके पास कोई बिजनेस, कैपिटल गेन या कोई अदर सोर्स से नहीं, ऐसा भी हो सकता है। यानी किसी भी सोर्स से आ रही हो या सब से आ रही हो या इनके किसी कॉम्बिनेशन से इनकम आ रही हो, तो ये सारा चीज पहले इवेलुएट की जाती है बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम। ये सारी इनकम्स को हमने कलेक्ट कर लिया जहां से भी जो आ रही थी, इन 5 सोर्सेस को देखा जिनमें जिनमें से आ रही थी या सब में से आ रही थी, तो हमने वो इनकम को यहाँ ले लिया। अब उसके बाद इसमें अप्लाई होंगे डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस या कोई एडजस्टमेंट्स करना होगा। अभी इन टर्म्स को हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करके देखेंगे। तो सारी इनकम्स में से हम माइनस कर देंगे जो भी छूट मिल रही होगी या डिडक्शन, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, है ना। किसी ने एलआईसी ली है, किसी ने, किसी को कोई एचआरए मिल रहा है या फिर इस तरीके से कोई मेडिकल इंश्योरेंस उसने उसमें पैसा दे रहा है, फीस दे रहा है बच्चों के स्कूल्स की, तो इन सब में, या फिर उसका कोई लॉस हुआ है, ये सारी चीजें देख करके उसको ये इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस से माइनस कर दिया जाता है। उनके एग्जेम्पशन, उनके डिडक्शंस, इन सबको माइनस कर दिया जाता है जितनी भी हमने इनकम कैलकुलेट की थी यहाँ से। सो एडजस्टमेंट, एग्जेम्पशंस, डिडक्शन एंड लॉसेस को हटा दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि ये क्या क्या है इनके लग रहे हैं और फिर ये को कैलकुलेट करके यहाँ से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो इनकम हमारी निकलेगी दैट इज टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ मैंने पहले बोला था टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम, यानी कि इन सबको जब हटा दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, लॉसेस सब कुछ देख करके अब जो भी अमाउंट निकला है दैट इज टैक्सेबल इनकम। और ये टैक्सेबल इनकम पर गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स। ठीक है, तो यही बन जाती है टैक्स लायबिलिटी फॉर द पर्सन। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, एडजस्टमेंट एंड एग्जेम्पशंस देखे, उनको माइनस किया, फिर हमारी मिली टैक्सेबल इनकम जो बन गई टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब अब हमें इस टैक्स में, इनकम में से कितना टैक्स निकालना है, कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, इस इनकम का कितने परसेंट टैक्स लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स है तो उसमें कभी 22%, 25% है ना, ये टैक्स स्लैब रेट्स है इंडिविजुअल का इनकी अर्निंग पे, तो वो स्लैब से देखते हैं, वो उस पे हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विच इज लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस यहीं से गवर्न किए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो पहले इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस था वो था एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी अर्लियर देन जो हमारा अपडेटेड आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इफेक्टिव वो होगा 1 अप्रैल 2026 से। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेलिवेंट फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अर्लियर टैक्स ईयर्स। जो पहले के टैक्स ईयर्स हैं वो सारे मैटर इसी टैक्स के प्रोविजन से डील किए जाएंगे, इन्हीं के टैक्स के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर है हमारा आया 1 अप्रैल से जो इफेक्टिव हुआ है
द ट्रांजिशन डेट फॉर न्यू लॉ। तो अब ये अपडेटेड है, जो कि इफेक्टिव है। आया तो था ये 2025 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हो रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑनवर्ड्स। तो ये 1 अप्रैल से इफेक्टिव के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा नया रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर। पुराना वो 1961 के अकॉर्डिंग चलेगा। सो यहाँ पे यही लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाइज टू द टैक्स ईयर्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1926। Transition rule proceedings and matters relating to the earlier tax years generally continue under the Income Tax Act 1961. Current year rule, Income Tax Act 2025 applies to tax years beginning on or after 1 अप्रैल। तो समझ में आ गया कि जो पहले था, यानी कि इसके इफेक्टिव होने से पहले जो ये इनकम टैक्स एक्ट है वो इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से। तो वो सारा जो कैलकुलेशन होगा वो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, जो भी अपडेशन हुआ है। लेकिन उससे पहले का जो कैलकुलेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1931, यहीं पर ये बात कही जा रही। अभी सीबीडीटी, सीबीडीटी क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, यानी कि इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करता है थ्रू सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अंडर द डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी, एक सेकंड मेरा चार्जर। ओके, सो अब देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम, ये बेस होता है टैक्सेबल इनकम पर। ये फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स क्या है? ये टैक्सेबल इनकम पे होता है। अभी हमने देखा टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, आपको कितना टैक्स देना है, दैट इज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू टैक्सेबल इनकम। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है टैक्सेबल इनकम के रेफरेंस में। यही बताया है। पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन एंड एंटिटीज, इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गई, कंपनीज हो गई, है ना, या कोई भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड टैक्सेबल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है ना। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे देन लेटर में। अभी आप यहाँ पर फीचर्स में देखेंगे, पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन एंड एंटिटीज, ये पे करी जाती है टैक्सेबल पर्सन एंड एंटिटीज द्वारा। और इम्पोज्ड अंडर लीगल प्रोविजंस, जो भी लीगल प्रोविजंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाता है, यानी कि जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है उसी के कंप्लायंस में इसको लगाया जाता है, उसी के ही अकॉर्डिंग इसको इम्पोज किया जाता है। फिर कंपल्सरी अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो लीगल कंडीशंस प्रिस्क्राइब रहती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तब इसको कंपल्शन कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सारी इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। कंडीशंस हैं कि आपका इनकम यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल हो रही है तो अब लगेगा, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ एग्जम्पशन, डिडक्शंस, लॉसेस, एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको ऑफ कोर्स देख करके तब लगाया जाता है, निकाली जाती है टैक्सेबल इनकम। एंड द लास्ट वन इज पेमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स हम पे कर देते हैं, है ना। आईटीआर फाइल करते हैं, ये सब आपने सुना होगा, आगे हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो फीचर्स में पेमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये टैक्स रेवेन्यू सपोर्ट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक सर्विसेज, जो रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक सर्विसेज को अच्छा बनाने में, बेटर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। चलिए, तो टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैक्सेशन क्या है? एक रेवेन्यू टूल भी है, यानी कि गवर्नमेंट को उससे पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। और एक इकोनॉमिक पॉलिसी टूल भी है। इकोनॉमिक पॉलिसी टूल इसलिए है कि देखिए हमें
एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, ये सारी चीज़ें मिल रही, कोई लॉस हुआ है तो उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। आपके कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको भी कंसीडर किया जा रहा है ना? तो डिडक्शन एक्सेट्रा भी मिल रहा है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल इसलिए है, इससे एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम और सेविंग करें और इन्वेस्टमेंट करें, है ना? तो इसलिए इसको एक इकोनॉमिक पॉलिसी टूल भी कहा गया है। तो देख लेते हैं फटाफट। जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो एक ऑब्जेक्टिव है कि ये गवर्नमेंट रेवेन्यू को, गवर्नमेंट इससे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। सपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। सेकंड इज रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे दूर करी जाएगी इससे, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, कोई मिडिल क्लास। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जो जितने रिचर होते हैं, यानी कि जितनी जिसकी ज्यादा इनकम होगी, वो एक प्रोग्रेशन टैक्सेशन में आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैन रिड्यूस डिस्पैरिटीज। सरकार ये मानती है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है तो उस पे ज़्यादा टैक्स लगा दो, उसके टैक्स पे टैक्स लगा दो। तो इससे गरीब आदमी से नहीं ले रही है और अमीरों से वो ले रहे हैं। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी का रिडक्शन हो रहा है इस ऑब्जेक्टिव से। थर्ड वन इज इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या करती है? इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, मैं सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कब होगी? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सेविंग करेंगे, तो आपके पास कैपिटल बनेगी। उसके बाद फिर फोर्थ वन इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वो टैक्सेशन क्या इन्फ्लुएंस करता है? कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आप ऑफ कोर्स उनमें छूट दे रहे हो, डिडक्शंस दे रहे हो, है ना, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कि हम सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, इधर खर्चा करें, है ना, उधर खर्चा करें, तो हमारे पास इनकम ज़्यादा रहेगी नहीं दिखाने को। उसके बाद फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर। तो रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लॉस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सो इससे आप एक ट्रैक रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि आपकी क्या सेविंग्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना? फाइनेंशियल बिहेवियर यही तो हुआ कि आप कैसे खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट वन इज़ योर यहाँ पर यही बताया गया है कि ये सब स्टेट में रेवेन्यू चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हाँ जी। अब ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस क्या है? A good tax system promotes fairness, clarity and public responsibility. So advantages इसकी economy in collection. Collection can be organized efficiently. Then there is a certainty. Certainty का मतलब है कि एक तरीके की clarity है कि कितना पेमेंट हमें देना है। Then equity, एक फेयरनेस सपोर्ट करता है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स लो, जिसके पास कम इनकम है उससे टैक्स मत लो, तो इससे थोड़ा-सा इक्वालिटी आएगी। देन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी, जितनी भी इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी, कम होगी, यानी कि प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर में रिड्यूस इनइक्वालिटी। प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर का यही है कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जितनी इनकम होगी टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, दैट इज़ योर प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर। उसके बाद इलास्टिसिटी। सो रेवेन्यू में ग्रो विद इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ इलास्टिसिटी की कोई फिक्स्ड नहीं रहता कि इतना ही टैक्स देना है। गवर्नमेंट के पास स्कोप रहता है कि वो आपके टैक्स को बढ़ा सकती है आने वाले साल में या घटा सकती है। तो जितना ज़्यादा इनकम से इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी और इनकम जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू आपसे अपने लॉज़ द्वारा चेंज करके, या चेंज इन वर्ड वुड नॉट बी गुड, वो अपडेट करके, है ना, अल्टर करके वो हर साल इसीलिए अब ये लेकर आती है कि आपके स्लैब्स चेंज कर देती है, इतना टैक्स अब देना होगा। फिर सिविक कॉन्शियसनेस। टैक्स पेमेंट encourages अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक कॉन्शियसनेस
आप जब टैक्स पे करोगे, आपको पता है आपको टैक्स पे करना है, तो आप अपने आप ही चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, मेरा वीडियो देखोगे, है ना? तो इस तरीके से आपको अवेयरनेस आएगी और फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनोगे कि हमें इसे पे कर देना चाहिए टैक्स को, क्योंकि वैसे भी आप पे करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्बिट में, गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाओगे आप। ठीक है, चलिए रिवीजन देखते हैं। हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम हमें क्लियर है क्या होती है, उस पे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, फीचर्स में लीगल, कंपल्सरी, पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन्स या एंटिटीज। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें था रेवेन्यू, क्वालिटी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। एंड देन एडवांटेजेस पढ़ा, जिसमें सर्टेनिटी एंड क्लियरिटी है, इक्विटी, एफिशिएंसी, इलास्टिसिटी एंड सिविक अवेयरनेस है। तो बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। आप इनको अपने एग्जाम्स के लिए रेफर कर सकते हो और इसी पॉइंट को एलाबोरेट कर सकते हो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स टर्म्स, जैसे कि पर्सन क्या होता है, किस किस को हम पर्सन कह सकते हैं, हु इज एसएससी, टैक्स ईयर किसे कहते हैं, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम को और एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ उनको सेंड करिए जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या उन बच्चों को जिन्हें टैक्स समझ में नहीं आता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। थैंक यू सो मच।